नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के एनसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने अशोक विहार के केशवपुरम जोन में एनसीडी की जमीन एक एनजीओ को बेच दी, जिसका मालिक बीजेपी पार्षद मंजू खंडेलवाल का पति है। दुर्गेश पाठक का दावा है कि दस्तावेजों में खुद बीजेपी पार्षद ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा संभव नहीं है कि एनसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर ने इतना बड़ा फैसला लिया हो और इसकी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष को ना हो। दुर्गेश पाठक ने इसे एक आपराधिक काम बताते हुए बीजेपी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को दिल्ली की जनता एनसीडी से भगा रही है, इससे बीजेपी के सभी नेता डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि एनसीडी की जमीन को बेचकर बीजेपी नेताओं को देने का बड़ा षड्यंत्र चला रही है। कुछ दस्तावेज पेश करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सबूत हैं। नॉर्थ एनसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर ने अशोक विहार के केशवपुरम जोन में जमीन का एक टुकड़ा एनजीओ को दे दिया और उस एनजीओ का नाम पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये जमीन इस वार्ड की मौजूदा पार्षद मंजू खंडेलवाल के पति को दी गई है, जिसका नाम राजेंद्र कुमार है। दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि खुद बीजेपी के पार्षद ने लिखा है कि ये जमीन इनको दे दी जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये आरोप एनसीडी पर और बीजेपी पार्षद पर लगे हैं, ये काफी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं। किस तरीके के आरोप है और अभी तक इसमें कार्रवाई कहां तक पहुंची है, ये भी बताएं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एनसीडी के चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो भाजपा है, जब 15 साल से निगम के अंदर जो बैठी हुई थी, वो कहीं ना कहीं भाजपा यानी कि निगम की जो जमीन है या फिर कहें स्कूलों की जो पार्किंग है या फिर क्या स्कूलों का जो पार्क है, वो लगातार कहीं ना कहीं बेचता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक कि जो सरकारी विभाग थे जो एनसीडी के, उनको भी बेचा जा रहा है। और इसी को लेकर जिस तरीके से अब आरोप जो लगाया गया है आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रभारी हैं, वो उनके तरफ से कि दुर्गेश पाठक जी की तरफ से कि लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इसी तरीके के काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब जमीन का जो टुकड़ा बेचने की बात की गई है, वो है अशोक विहार इलाके का, जहां पर एक जमीन का टुकड़ा जो है वो एनजीओ को दिया गया है, जिस एनजीओ का नाम बताया जा रहा है पंचवटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। जिस तरीके से इस पंचवटी का नाम जो दिया गया है, ये एक जो एसोसिएशन है, ये एक निगम पार्षद है, उनके हस्बैंड की बताई जा रही है, जिनका नाम है मंजू खंडेलवाल, जिनके हस्बैंड का नाम है राजेंद्र कुमार। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कह सकते हैं आरोप लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इसके लिए जो आम आदमी कह सकते हैं भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उनसे कहीं ना कहीं इसका जवाब मांगा जा रहा है। यहाँ तक कि जो एनसीडी के नॉर्थ एनसीडी के जो कमिश्नर है, उनसे भी जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत जो है वो दुर्गेश पाठक पेश कर रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और जहां तक कि ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल राइट है। और इस तरीके के जो कह सकते हैं आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं हार की वजह से इस तरीके के जो कहीं ना कहीं रास्ते अपनाते नजर आ रही है। यही आरोप जो बार बार आम आदमी पार्टी लगा रही है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि वो 15 यानी कि आपके निगम के चुनाव के 2022 के निगम के चुनाव के अंदर वो नहीं आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जी इसके साथ राजीव, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही है, और पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है जब ये आरोप लगे हों, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने अभी तक, अगर उनके पास दस्तावेज सबूत भी है, तो क्या उन्होंने उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाया है, कोई केस करवाया, या मात्र मीडिया में ये जो जुमलेबाजी है या फिर यूं कही कि मीडिया में माहौल बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दुर्गेश पाठक की, जो दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके के दस्तावेज जो है वो मीडिया के सामने पेश किए प्रेस वार्ता के अंदर, उसके अंदर यही कहा गया कि
हमारे पास तमाम तरीके के सबूत हैं और यहाँ तक कि उनके खिलाफ जो है वो दिल्ली कैसे नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को दे दिए गए, मगर इसकी जो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं करवाई गई है और सिर्फ सबूत पेश किए जा रहे हैं। मगर इस तरीके के जो आरोप है वो पहले भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि एनजीओ के माध्यम से भी, यहाँ तक कि आरटीआई की भी लगाई गई है और यहाँ तक कि यही मामला जो है वो करावल नगर का भी आया था कि स्कूलों को जो कहीं ना कहीं जो स्कूलों की जमीन थी उसको बेचा गया था, यहाँ तक कि पार्किंग बना दी गई है, यहाँ तक कि पार्कों के लिए कहीं ना कहीं बड़े कहते हैं जो सुरक्षा कर्मी होने चाहिए थे वो नहीं है, गार्ड नहीं है। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब निगम के चुनाव आ रहे हैं और उसको लेकर मद्देनजर लेते हुए भी कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है और भाजपा की तरफ से अभी तक इसके अंदर कोई जवाब नहीं आया है और देखना होगा आज क्या इसके अंदर जवाब आता है या नहीं आता है। जी बीजेपी भी इस पर जवाब देने में अभी तक कोई सामर्थ्य नहीं दिखा रही है, ना कोई दिलचस्पी दिखा रही है। क्या वाकई अपनी कमियों को छिपाने के लिए बीजेपी इस पर कोई अपना बयान नहीं दे रही है? क्योंकि अगर बीजेपी सही होती तो अभी तक बयान सामने आता बीजेपी पार्षद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किए और यहाँ तक कि कह सकते हैं भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उनसे भी जवाब मांगा, मगर कह सकते हैं आदेश गुप्ता जी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया। न यहाँ तक कि भाजपा के जो बड़े नेता है या फिर कहे जो एमसीडी के जो कहते हैं अध्यक्ष है उन्हों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मेयर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके के आरोप लगा रही है कि जमीन का टुकड़ा जो है वो एनजीओ को दिया गया है और जो एनजीओ को जो राजेंद्र कुमार बताया जा रहा है जो एक निगम पार्षद के हस्बैंड है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं और जो निगम पार्षद है वो भी भाजपा से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इसके अभी तक खंडन नहीं किया गया भाजपा के द्वारा। जी बीजेपी द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है, दस्तावेज भी बहरहाल आम आदमी पार्टी प्रस्तुत कर रही है। इस बीच जिन पर आरोप लगे हैं, जिन पार्षद पर मंजू खंडेलवाल पर, क्या उनका कोई बयान सामने आया? क्योंकि बीजेपी की ओर से तो कोई बयान नहीं है और आरोप सीधे सीधे आदेश गुप्ता पर भी लगे हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन पर भी आरोप लगे हैं कि उनको इस पूरे मामले में पता था और उनके मद्देनजर ही ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा था। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली बीजेपी, उसी वे के अंदर अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार होगा तो फिर जनता में क्या संदेश जाएगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दुर्गेश पाठक की तो दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से सवाल खड़े करे, यहाँ तक कि भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उनसे भी सवाल किया गया कि आपको इनकी सारी जानकारी है। यहाँ तक कि जो एमसीडी के कमिश्नर है उनको भी इसी तरीके के सवालों में लपेटा गया। यहाँ तक कि जो मेयर है कह सकते हैं राजा इकबाल सिंह, उनसे भी इस तरीके के सवाल किए गए, मगर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मंजू खंडेलवाल जो भाजपा की निगम पार्षद है उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि जो उनके हस्बैंड है जिनकी ये एनजीओ बताई जाई जा रही है पंचवटी, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो जवाब नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा कहीं ना कहीं भाजपा की मिली भगत पे ही कह सकते हैं असर पड़ता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने सवाल खड़े करे और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, चाहे जमीनों को लेकर हो, पार्किंगों को लेकर हो, पार्कों को लेकर हो, पार्कों को भी कहीं ना कहीं पार्किंग बनाई जा रही है वो भी भाजपा के लोगों को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो खंडन किए आरोप लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करना चाहिए था, भाजपा को सामने आकर जवाब देना चाहिए था। मगर अभी तक ना तो सबूत जो पेश किए गए दुर्गेश पाठक की तरफ से उनका ना कोई खंडन किया गया है, ना ही उस जमीन को लेकर भी कोई भाजपा की तरफ से अभी तक बड़ा बयान आया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो आवाज उठ रही है वो शायद यही दर्शाती है कि जो आवाज उठ रही है वो कहीं ना कहीं राइट है और इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर सही तरीके से शायद लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय जलालाबाद में जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो लंबी सीट के मलौट से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रकाश सिंह बादल के साथ जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज 11 बजे अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पंजाब में हॉट सीटों पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज दिग्गजों का नामांकन है और नामांकन में भी किस तरीके की स्थितियां रहने वाली है, ये तमाम बातें भी आज अहम रहने वाली है। इसी
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज दिग्गज अपना नामांकन करने जा रहे हैं, किस किस सीट से यह नामांकन होगा ये भी बताएं, और इसी के साथ उसी सीट पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। देखिए, अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो आज दिग्गज नेताओं की हम बात सीधे तौर कर सकते हैं कि उनकी द्वारा सीट्स के लिए अपने नामांकन भरे जाएंगे। अगर हम बात करें कि सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सभी लोग अपने आज नामांकन भरेंगे। अगर हम कहें तो साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, जो अगर हम कह सकते हैं अभी जो एक्टिव मुख्यमंत्री है, चरणजीत चन्नी भी आज अगर हम कह सकते हैं अपना नामांकन भर सकते हैं। कल उन्होंने एक और सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात कह दी है। उनको बाकायदा 2 जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बदौर हो चुका है और यहाँ पे पहले चमकौर साहब से ऑलरेडी अपना नामांकन भर चुके। तो देखिए कि अब इस बार का मुकाबला काफी ज्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि कई धुरंधर उतर चुके हैं। अगर हम आज की बात करते हैं तो हम सीधे तौर पर बात करें कि सुखबीर सिंह बादल या जलालाबाद से नामांकन भरने वाले हैं, तो ही प्रकाश सिंह बादल आज लंबी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तो वही कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे तौर पे कहें तो पटियाला से अपना नामांकन भरेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि इस बार और किन किन दिग्गजों के बीच में इस बार लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम धुरी सीट से ऑलरेडी भगवत मान अपना नामांकन भर चुके हैं, अमृतसर से और सीधे तौर पे कहें कि मजीठा से अगर हम कहें कि विक्रम सिंह मजीठी अपना नामांकन भर चुके हैं। अगर हम कहें दूसरे एक जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नवजोत सिंह सिद्धू, या फिर हम कहें कि एक और सीएम फेस कांग्रेस के दावेदार नवजोत से अमृतसर से अपनी नामांकन भर चुके। तो कई बार दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑल ओवर देखें तो अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन 3 बड़े चेहरों के अलावा आज और कोई नाम, आज कौन का नाम भरता है, क्योंकि कई बागी नेताओं का आज खुल के सामने आने की बात है। क्योंकि कल कांग्रेस ने अपनी 8 मेंबर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, जो 8 कैंडिडेट्स होने वाले हैं। उस 8 में से एक कैंडिडेट अगर हम कहें खुद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी थे, तो कह सकते हैं कि सिर्फ 7 कैंडिडेट्स को जगह दी है। तो ऐसे में कई लोग हैं जो नाराज होंगे। तो अब ये देखना होगा कि आज कौन कौन से नेता पार्टी से अलग होके इलेक्शन लड़ते हैं या फिर पार्टी उन्हें मना पाती है। ये एक बहुत क्रूशियल दिन सीधे तौर पे कांग्रेस के लिए आज होने वाला है। जी। जलालाबाद सीट से खुद जो सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं वो नामांकन भरने जा रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल भी मलोट सीट से नामांकन भरने जा रहे हैं। ये बातें ठीक है, लेकिन सबसे अहम बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से जो है वो नामांकन भरने जा रहे हैं। उन पर भी इस बार सबकी नजर रहने वाली है आगामी विधानसभा चुनावों में। तो पटियाला सीट पर किस तरीके से तमाम माहौल इस समय देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम कहें पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदा सीट है, अगर हम कहें कि वो उनका गढ़ है, लगातार वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, लगातार वहां से जीतते आए हैं, तो उनको वहां से हराना बाकी सभी पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। सीधी तौर से अगर हम कहें कि इस बार अगर हम कहें कि इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें जीतने की वजह से हम नहीं कह सकते कि वो लड़ रहे हैं। वो सीधे तौर पे कांग्रेस को हराने के इरादे से आज इस बार उतरे हैं। इसमें अगर वो सरकार बनाते हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मानते हैं। पर सीधे तौर पे हम कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे तौर पे कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके, अपनी पार्टी ला चुके, अलायंस खड़ा कर चुके हैं एक तौर पे, और बहुत मजबूत अलायंस। अगर सीधे तौर पे कहें कि कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर देने लायक अलायंस उन्होंने तैयार कर लिया है बीजेपी के साथ। अगर हम कहें अकाली दल संयुक्त के साथ जो उन्होंने मिलकर अपना अलायंस तैयार किया, तो काफी अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाला है। तो सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पटियाला से खड़े हो चुके, पर क्या जो कैंडिडेट्स ऑपोजिशन की तरफ से खड़े किए क्या वो काफी होंगे? क्या उनमें इतनी शक्ति होगी? क्योंकि सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ रहा है, लगातार वहां से जीतते रहे, तो क्या उनको वहां से हरा पाएंगे? क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां से लगातार जीतते रहे तो एक फिक्स सीट अगर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के विरोधियों के या फिर हम सभी के विरोधियों के पास, तो पंजाब लोग कांग्रेस के पास एक फिक्स सीट वो है। अब ये देखना होगा कैप्टन को क्या कोई उधर हिट कर पाता है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही होगा। जी। इसी के साथ और फिलहाल पंजाब में कौन सी हॉट सीट बनते नजर आ रही है? क्योंकि अमृतसर ईस्ट की बात करें तो वहां पर तो सबसे कड़ा मुकाबला होने वाला है मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। और भी कई ऐसी हॉट सीट बनी हुई है पंजाब में, क्योंकि पंजाब के चुनावों पर इस समय सबकी नजर है। कांग्रेस की कलह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग होना और अपनी नई पार्टी बनाना, ये तमाम चीजें एक बार फिर से दिलचस्प बनाती हैं चुनावों को। फिलहाल क्या कुछ समीकरण और अलग अलग हॉट सीट बताएं? देखिए, अगर हम हॉट सीट्स की बात करें तो हॉट सीट एज सिर्फ हम कह सकते हैं कि अमृतसर की सीट है, जहां पे खुद विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने होंगे। उसके बाद अगर हम सीधे तौर पे हॉट सीट्स की बात करें तो वो सभी सीट्स वहां की बात आ जाती है जहां पर भी अगर हम सीएम कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम पटियाला की बात कर सकते हैं, जहां से खुद कैप्टन सिंह लड़ रहे हैं। उसके बाद चमकौर साहब की, जहां से चरणजीत चन्नी
इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ कहें भदौर से भी अब चिरंजीव चन्नी लड़ते हुए आ रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर इनमें से किसी सीट से भी ये हारते हैं तब सीधा सीधा पार्टी को एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि अगर कोई भी सीएम कैंडिडेट, देखिए बीजेपी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, कल बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने सीधे तौर पे एक चीज क्लियर कर दी, हमारी तरफ से सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया जाएगा। क्लियर कट उन्होंने ये चीज क्लियर कट अनाउंस कर दी कि हम सीएम चेहरा अनाउंस नहीं करेंगे। तो सिमिलर रीजन में हम समझ सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से और अकाली दल संयुक्त के साथ जो इनका अलायंस है तो वो भी अपना सीएम चेहरा नहीं अनाउंस करेंगे, वो चीज हो चुकी है। उसके बाद दूसरी बात आती है भगवंत मान की धुरी की सीट की बात कर ले तो वो भी एक अहम सीट हो जाती है। खैर ये कहेंगे धुरी से वो स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा माने जा रहे हैं कि उनकी अगर हम कहेंगे एक बहुत पॉजिटिव सीट है, एक ऐसी सीट है जहां पर लगातार जीत सकते हैं। क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें कि जो माफ कीजिएगा भगवंत मान आम आदमी पार्टी वहां से बहुत कम मार्जिन से हारी थी, अगर हम कहेंगे 2500 या 3000 वोट के मार्जिन से ही हारे थे। तो इस बार अगर हम कह सकते हैं खुद भगवंत मान के वहां से लड़ना एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देता है और काफी हद तक चांस है कि आम आदमी पार्टी वो सीट निकाल सकती है। खुद अगर हम कहें सीएम कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं तो काफी हद तक चांस है कि आम आदमी पार्टी उस सीट को अपनी पेट सीट मानती है। पर अब सवाल यह है कि क्या वो क्लियर होती है, क्योंकि पिछली बार वो कांग्रेस के खाते गई थी और इस बार अगर वो कांग्रेस खाते नहीं आई, माफ कीजिएगा अगर ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नहीं आई तो उनका सीएम कैंडिडेट पीछे हटता हुआ नजर आता है। फिर अगर आम आदमी पार्टी मेजोरिटी है तब भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जी इसके साथ ये भी बताएं अमित कि फिलहाल जिस तरीके से तमाम समीकरण, तमाम माहौल आप देख रहे हैं पंजाब में, लगातार दिग्गज नामांकन तो आज करेंगे ही, पहले भी कर चुके हैं, जो दिग्गज नामांकन कर चुके हैं उनके साथ उस समय में किस तरीके का माहौल रहा वो आपने देखा। अभी किसकी कह सकते हैं कि किसको एज मिल रही है पूरे पंजाब में, किसको कह सकते हैं कि सरकार इसकी आ सकती है? जनता का मूड क्या है, जनता के मन को टटोलने की बात? देखिए अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो कई चीजें, कई फैक्टर्स इस बार अलग से देखने मिल रहे हैं। पहले जहां पे हमें एक क्लियर कट वेव देखने को मिलती थी कि इस पार्टी की वेव चल रही है, ये पार्टी दूसरों से आगे चल रही है, इस बार पंजाब में ऐसा माहौल नहीं है। इस बार एक काफी मिला जुला माहौल है और इसका कई कारण है। सीधे तौर पे जहां हम बात करें कि इलेक्शन शुरू होने से पहले की हम बात करें तो एक माहौल था कि कांग्रेस क्लियर पावर में नजर आ रही थी, पर जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते गए, कई इंटरनल फाइट्स के चलते, अगर हम क्या कैप्टन सिंह के अलग होने चलते, हम कह सकते हैं कांग्रेस थोड़ी कमजोर होती नजर, उसके धीरे धीरे दूसरी पार्टियों का भी स्ट्रॉन्गनेस हमें देखने मिला। अगर हम किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाती हुई नजर आ रही है, पर ऑल ओवर हम बात करें तो सिर्फ इन्फ्लुएंस आया, अगर हम कहें कि मेजोरिटी में अभी वो नजर नहीं आ रही है। पर कांग्रेस को जो पार्टी लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही है वो आम आदमी पार्टी आ रही है। पर आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा हिट अगर हम कहें सीधे तौर पर आया हुआ है जब किसानों ने अपनी तरफ से इलेक्शन में लड़ने के लिए, अगर हम कहें संयुक्त समाज मोर्चा जो उनकी तरफ से बनाया गया और खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात रखी गई है, तब एक अलग पहलू वो सामने आ गया और वो भी एक मेजर वोट हिट है। अकाली दल पहले से ही अगर हम कह सकते हैं कि एक ऑप्शन है। तो सवाल ये कि इस बार अगर हम कहें काफी मिलीजुली माहौल, अगर एक रिस्पॉन्स है। हाँ अगर हम कहें कि कुछ कदम आगे सभी पॉलिटिकल पार्टी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस हम इसलिए कह सकते हैं कि उनकी सरकार पहले ही थी तो उनके पहले ही अपने आप को प्रमोट करने का मौका मिला हुआ था। उसके बाद अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी अपने, अगर हम कहें कि चाहे केजरीवाल के इन्फ्लुएंस की बात करें चाहे दिल्ली मॉडल की बात करें, उसका उन्हें थोड़ा एडवांटेज मिलते हुए नजर आ रहा है। पर कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस आम आदमी के अलावा हम बात करें तो अकाली दल और अगर हम किसानों की पार्टी की बात करते हैं उनको समय लग रहा है, बीजेपी को समय लग रहा है। बीजेपी खैर इतना ज्यादा अगर हम कहें कि दिक्कत में नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी से इस पहलू में बात की गई, क्या आपको कैंपेन करने के लिए आप खुश हैं? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल रैलीज पे बैन है, उसके ऊपर आज अगर शायद एक्सटेंड भी हो जाए, शायद आज खत्म भी हो जाए वो बैन, तो ये भी देखना होगा। पर अगर वो बैन कंटिन्यू रहता है तो अभी भी एक तरह से रैलियों पे बैन होगा। तो सीधे तौर पे हम कहें कि कैंडिडेट्स खुद को प्रमोट उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं या फिर हम कहें जो पहले से ही काम कर रहे थे उनको काफी एडवांटेज मिल रहा है। तो इसमें ही अगर हम कह सकते हैं कि अकाली दल, बीजेपी, किसानों को थोड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ रहा है। पर ऑल ओवर अगर हम कहें कि एक मिली जुली कंपटीशन देखने वाला, हम ये नहीं कह सकते कोई क्लियर कट आगे चल रहा है, किसी की वेव चल रही है। कंपटीशन काफी कड़ा रहने वाला है। अब ये देखना होगा कि नए तरीके से खुद को आगे कौन रखे। क्योंकि देखिए बात आ जाती है सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि असली अब कैंपेन हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। डोर टू डोर पे हम कह सकते हैं इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। मेन अब है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन सही तरीके से कर पा रहा है, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे सोशल मीडिया हो। और जो भी पार्टी इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाई या अपने हिसाब से जो बिल्कुल सही गणित लगा पाई वो आके निकल सकती है। जी मुस्कान।
अमित, इसी के साथ देखिए 20 तारीख को जो है चुनाव होने हैं, वोटिंग डे 20 तारीख को है पंजाब में। 20 तारीख में भी ज्यादा कम समय नहीं रह गया है। कल 1 तारीख है, मात्र 19 दिन आप लगा लीजिए, 20वें दिन तो चुनाव होने ही है, वोटिंग होने की है। इन 19 दिनों में किस तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर सकती है? क्योंकि देखिए अभी तक बैन है, आज फैसला आएगा कि आगे बढ़ता है या नहीं, लेकिन अभी तक बैन है, पूरे तरीके से नहीं अभी उतर पाई है चुनावी मैदान में पार्टियां, और इसी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा भी अंतर्कलह का कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए, यही हम कह सकते हैं कि बीजेपी का जो गोल्डन पीरियड था, अगर हम सीधे कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जो बीजेपी का गोल्डन पीरियड था, जब वो अपने आप को ज्यादा प्रमोट कर सकती थी, माफ कीजिए, कांग्रेस को, जो मैं गलत बोला, कांग्रेस का जो अपना गोल्डन पीरियड था उसको वो अपना इस्तेमाल नहीं करवाया, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स थे। इन फाइटिंग रही है, अगर हम क्या है, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी चन्नी के इनमें जो लड़ाई रही, वो आपस में ही उन लड़ाइयों को सुलझाते हुए रह गए। पर अगर उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग सरकार होती, अगर हम कहें कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट होता, तो उस एक गोल्डन पीरियड का इस्तेमाल पार्टी कर सकती थी। हाँ, चरणजीत चन्नी ने उस पीरियड का इस्तेमाल किया है। उनके, अगर हम कहें कि लोगों में उनका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सीधे तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि हम लोगों से ओपिनियन पूछते हैं इसका कि क्या चरणजीत चन्नी की सरकार के दौरान लोग खुश थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो वादे किए गए वो काफी अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन। और यही वजह है अमित के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जब से सीएम बने हैं उसके बाद से उन्होंने जो काम किया, शायद उसी वजह से अगर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आती है तो शायद उन चंद दिनों की वजह से, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का जो जनाधार था वो इतना सक्रिय नहीं फिलहाल देखा जा रहा था। कैप्टन ने भी काम किए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले वायदे पूरे किए हैं उसका फायदा बहुत अच्छा कांग्रेस को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो चलिए महाराष्ट्र में विवादों के बीच फिल्म व्हाइट आई किल्ड गांधी रिलीज हो गई है। फिल्म की प्रोड्यूसर कल्याणी सिंह ने कहा है कि ये फिल्म तो 22 जनवरी को ही रिलीज हो चुकी है। पहले चैनल ने कहा था कि 30 जनवरी को रिलीज करने के लिए, लेकिन जब विवाद होने लगा तब चैनल वालों ने इसे 22 जनवरी को ही रिलीज कर दिया। जब हमने फिल्म बनाई थी तब हमें नहीं लगा था कि इस तरह से विरोध होगा। वैसे इस फिल्म के विरोध करने जैसा कुछ नहीं। नाथूराम गोडसे की बुक में जो लिखा है वही हमने फिल्म में दिखाया है। पब्लिक डोमेनिंग पर कोर्ट की पूरी हियरिंग है और वहीं से कहानी को लिया गया है। व्हाइट आई किल्ड गांधी का विरोध करने वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एक बार आप इस फिल्म को देखें। ये फिल्म बनाई ही इसलिए गई है कि लोगों को पता चले कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से ये फिल्म रिलीज हुई है, हालांकि प्रोड्यूसर ने बताया है कि ये फिल्म 22 तारीख को रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इसका विरोध क्या अभी भी बरकरार है महाराष्ट्र में? क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो फिल्म है इसका विरोध लगातार हो रहा है। जी मुस्कान, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सबसे पहले इस मामले में आपत्ति जताई थी और इस फिल्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। तो विवाद कहीं से भी अभी थमा नहीं है। हालांकि ये थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से वेबसाइटों पर ये फिल्म देखी जा रही है और जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह से इसकी आलोचना करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है, इसमें आगे क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से फिल्म को लेकर के आपको कहना है कि जो कहानी उन्होंने बनाई है, कहानी उनकी बनाई हुई नहीं, खुद लक्ष्मीराम गोडसे और जो दस्तावेज है उनके आधार पर ये कहानी बनाई हुई है। जी कल्याणी सिंह जो हैं उन्होंने बताया है कि दस्तावेजों के आधार पर ये फिल्म बनाई गई। उन्होंने एक बात भी कही कि इस फिल्म को बनाया इसलिए गया है ताकि पता चले कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई थी, तो लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म में विरोध जैसा कुछ नहीं है, ये उनका कहना है। तो आखिर नाना पटोले को ऐसा क्या लगा कि इसमें विरोध उन्होंने जताया? देखिए, उनका कहना है कि इसमें जिस तरीके से जो फिल्म बनाई गई है उसमें गांधी जी का अपमान किया गया है। कई ऐसे फिल्म में सीन है जिसमें गांधी जी का अपमान किया गया है। उस तरीके की चीजें नहीं थी जिस तरीके से फिल्म में बनाया गया है।
हालांकि फिल्म अभी तक पूरी तरह से सेंसर बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं हुई है। सबसे बड़ा हवाला जो उनकी तरफ से दिया गया है, यही कहा गया है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को जो है कि परमिशन नहीं दी है, वहां से इस फिल्म को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। उसके बावजूद भी ये फिल्म जो है कि किस तरीके से साइट पर चलाई जा रही है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल है। जी मुरारी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सामने है? क्योंकि देखिए उनके प्रोड्यूसर का कहना है कि 22 तारीख को रिलीज हो गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पर चल रही है और सेंसर बोर्ड में आप बता रहे हैं कि अभी तक अनुमति नहीं दी है, उसके बावजूद अगर ये फिल्म चल रही है तो ये तो इलीगल है साफ तौर पर। तो क्या कोई कार्रवाई इस पर हुई है? देखिए, अभी तक कार्रवाई कुछ हुई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला कह सकते हैं कि अभी तक इस पर नहीं आ पाया है, क्योंकि लगातार दोनों पक्ष की तरफ से उन तथ्यों को रखा गया है जिनके आधार पर ये फिल्म बनाई गई है। वही याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस फिल्म में गांधी जी का अपमान किया गया है, जबकि नथुराम गोडसे की यहाँ पर सराहना की गई है, उनके कामों की इस फिल्म में प्रशंसा की गई है। यह चीज हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे तुरंत बैन करना चाहिए। जिस भी वेबसाइट के ऊपर ये फिल्म या इसके प्रोमो चल रहे हैं उसे तत्काल रोका जाए। जबकि जो कल्याणी सिंह है, जो उन्होंने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर मीडिया के सामने फेस करते हुए कह रहे हैं कि हमने जो तथ्य इसमें डाले हैं हमने अपने घर से नहीं बनाए हैं, हमने इसी इतिहासकार से, इसी समाज से और इन्हीं सबूतों के आधार पर इस फिल्म को दर्शाया है। जी मुस्कान। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।